दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको तारों के जीवन चक्र के बारे में बताने चल रहे हैं। ये हमारा ऐसा टॉपिक उठाया गया है जो सिविल सर्विस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में स्टेट पीसीएस अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन लिंक कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम चुटकी में आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक्स उठाया गया है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको जानना है कि तारों का जीवन चक्र, जैसा कि आप इसके पहले आप जान चुके हैं। तारों के जीवन चक्र में सबसे पहले जान चुके थे ब्रह्मांड कैसे बना था, बताया गया था। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक स्थान पर सिकुड़ रहा था। सिकुड़ते एक जगह पर केंद्रित हो गया था और अचानक लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद में अपार मात्रा में प्रकाश, ध्वनि, अनेक प्रकार की गैसें निकली थी। इन गैसों के समूह को, गैसों के पुंज को नेबुला कहा गया था, जिसे निहारिका कहते हैं। यही निहारिका यानी कि नेबुला ही रॉ मटेरियल का काम किया था, यानी कि कच्चे पदार्थ का काम किया था। इन्हीं नेबुला से ही तारों का निर्माण शुरू हुआ। क्योंकि इन्हीं नेबुला से तारों का निर्माण शुरू हुआ था। ये तारे जो बने हैं, ये तारों का भी आज से लगभग 9.5 से 10 अरब वर्ष पहले तारे जो बने हैं वो प्रथम पीढ़ी के तारे थे। परंतु 6 अरब वर्ष पहले जो तारे बने थे वो द्वितीय पीढ़ी के तारे थे। और इन्हीं द्वितीय पीढ़ी के तारों में से हमारा सूरज जो एक तारा है, द्वितीय पीढ़ी का तारा है। ऐसा अनुमान है कि हमारा सूरज आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद हमारा सूरज प्रौढ़ा अवस्था में चला जाएगा। स्वाभाविक है, जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ है, आज बच्चा है, कल बड़ा होगा, युवा अवस्था में जाएगा, फिर प्रौढ़ा अवस्था में जाएगा। प्रौढ़ा के बाद में धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक यही कंडीशन तारों में भी है। जो तारे शुरुआत में बने हैं, यानी कि 9.5 से 10 अरब वर्ष पहले जो तारे बने हैं वो तारे प्रथम पीढ़ी के तारे थे। उसके बाद में 6 अरब वर्ष पहले जो बने वो द्वितीय पीढ़ी के तारे। हमारा तारा जो है, सूरज जो है तारा, ये द्वितीय पीढ़ी का तारा और युवा अवस्था में है। और इन्हीं तारों के समूह को बताया गया था, तारों के समूह को मंदाकिनी कहा जाता है। अरबों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, जो धुंधला दिखाई देता है। इन्हीं तारों के समूह को पाते हैं, इसलिए हमको जानना जरूरी हो जाता है तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र है क्या? जैसे स्वाभाविक है, शुरू में बच्चे जो बताया गया, बच्चे छोटे होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, फिर युवा अवस्था में जाते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं। ठीक ऐसे कंडीशन जो शुरुआत में तारे बने हैं, शुरू में तारे, ये तारे शुरुआत में जो बना है वो तारे को नाम क्या दिया गया है? शुरुआत में तारे को शैशवा अवस्था का तारा कहा गया। शैशवा अवस्था का तारा, शैशवावस्था का तारा कहा गया। शैशवावस्था का जो तारा बना है, यानी कि इसको प्रोटो स्टार कहते हैं। प्रोटो स्टार यानी कि आद्य तारा। आद्य तारा इसको कहते हैं दोस्तों। आद्य तारा मतलब प्रोटो स्टार, यानी कि जो शुरुआत का तारा बना था वो तारा आद्य तारा था। क्योंकि जब शुरू में तारा बना है तो सबसे पहले हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें शुरुआत में हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 90 से 95%। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइड्रोजन की मात्रा लगभग 95%, 90 से 95%, औसतन 95% माना गया है। तो हीलियम, चूंकि हाइड्रोजन जो होता है, सूरज जो है यानी कि तारे जो है, तारे में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलग्न होकर के ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा के साथ साथ अपार मात्रा में उसमें हीलियम का निर्माण होता है। इसका मतलब इसमें हीलियम की मात्रा कम है, लगभग 5%, 5 से 10%, 5% मान के चलते हैं हीलियम है। जबकि हाइड्रोजन लगभग 90 से 95% है। शुरुआत में जो तारा बना है, जिसे आद्य तारा यानी कि प्रोटो स्टार कहा गया है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होने के कारण इसमें संलयन की मात्रा ज्यादा होगी।
नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के अणु आपस में नाभिकीय संलयन करते हैं, इसलिए संलयन की मात्रा अधिक होने से इसमें अपार मात्रा में ऊर्जा होगा। यानी कि जो शैशवावस्था का तारा यानी आद्य तारा जिसको प्रोटोस्टार कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक, इसलिए इसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसका रंग नीला होता है, नीला या गहरा नीला, नीला ये गहरा नीला होता है प्रोटोस्टार। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से इसमें ऊर्जा अपार मात्रा में होती है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है। मुझे फ्लाइट मोड पे ताकि फोन नहीं आवे और कटी हो गई, देखा हुई बात चालू होते कि ना। शुरू से दोस्तों आप देख रहे थे ये तारों का जीवन चक्र में सबसे पहले आपका आया था शैशवावस्था का तारा जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। चूंकि शैशवावस्था की बात है, छोटी सी बात है, इसका मतलब जो प्रोटोस्टार है यानी कि शैशवावस्था का तारा आद्य तारा है, इसका आकार बड़ा होगा कि छोटा या मध्यम होगा। स्पष्ट है इसका आकार छोटा होगा। आकार तो छोटा होगा लेकिन हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने से ऊर्जा अधिक होगी और इसका रंग नीला हो जाएगा। अब यही सपोज करिए एक तारा आज बच्चा है, शैशवावस्था में आज तारा है, क्या बड़ा नहीं होगा? बड़ा होगा। धीरे धीरे जब बड़ा होगा तब युवा अवस्था में जाएगा। युवा अवस्था का तारा, युवा अवस्था का तारा जो बनेगा, युवा अवस्था का तारा ये बनेगा, इसको कर्मिक तारा भी कहते हैं। कर्मिक तारा यानी कि सीक्वेंस के तारा, सीक्वेंस तारा यानी कि कर्मिक तारा कहते हैं। कर्मिक तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। अब युवा अवस्था में जाएगा तारा, जो भी तारा जाएगा, जैसे हमारा सूरज एक तारा है जो युवा अवस्था का है, आज से लगभग 6 अरब वर्ष पहले इस बना था। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अब दोस्तों कम होगा, क्योंकि शुरुआत में जब बना था तारा हाइड्रोजन इनके संलयन ज्यादा हो रहे थे। अब हाइड्रोजन की मात्रा कम होगा, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा कम होने से लगभग 70% हाइड्रोजन रह जाता है। तो इसका मतलब हीलियम की मात्रा दोस्तों बढ़ जाएगा लगभग 30%, यानी कि 28.5% हीलियम हो जाता है, प्लस अन्य गैसें भी हो जाती हैं 1.5%। तो सबसे ज्यादा इसका मतलब जो है जो सीक्वेंस तारा है यानी कि कर्मिक तारा, युवा अवस्था की तारा, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कभी कभार पूछ भी लेता है हाइड्रोजन की मात्रा कितना होता है। हाइड्रोजन की मात्रा इसमें 70%, जबकि हीलियम की मात्रा 30% यानी कि 28.5% और अन्य भी गैसें होती हैं। अब ये तारा जो है, चूंकि युवा में ऐसे याद करने का तरीका है, याद करने जैसे युवा अवस्था में लोग ज्यादातर गोरे होते हैं, सफेद हो जाते हैं। सफेद मतलब गोरे होने से है, सफेद हो जाते हैं कि गोरे हो जाते हैं, एकदम चमकीले हो जाते हैं। इसका मतलब युवा अवस्था का तारा सफेद रंग का, इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। अब एक तारा आद्य तारा था, छोटा था, अब इधर में तारा जब बन के आएगा इसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा कि उतना ही रहेगा? इसका मतलब जाहिर सी बात, इसका आकार में वृद्धि हो जाएगा। आकार में क्या हो जाएगा? आकार बढ़ेगा, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा। और इसका रंग क्लियर हो गया, इसमें इतना। अब इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम है, इसके तुलना में यहाँ पे ऊर्जा कम होगा, ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी, ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। अब यही जो तारा है आद्य तारा के बाद में युवा अवस्था की तारा, इसके बाद में तीसरे नंबर का तारा क्या होगा? प्रौढ़ा अवस्था का तारा। प्रौढ़ा अवस्था का तारा, जब ये तारा प्रोटोस्टार है, युवा अवस्था में जाएगा, इसके बाद प्रौढ़ा अवस्था में तारा जाएगा, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आएगी, लगभग 30% हो जाएगा, प्लस हीलियम की मात्रा अब बढ़ जाएगी, इसका मतलब 70% हो जाएगा। हाइड्रोजन की मात्रा 30%, हीलियम की मात्रा 70%। हाइड्रोजन की मात्रा कमी होने से
क्योंकि इसमें सूर्य में यानी कि तारे में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन ही है, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के ही नाभिक आपस में संलग्न होते रहते हैं, इसलिए ऊर्जा मिलती है। और इसमें हाइड्रोजन की जब मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाएगी। जब हाइड्रोजन की मात्रा में इसमें कमी आ जाएगी तो इसका मतलब ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाएगी। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में आप देखते होंगे, ज्यादातर पुरुषों में भी सर्च करिए, कुछ महिलाओं में भी सर्च करिए, ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे रहते हैं उनका आकार छोटा रहता है, युवा अवस्था में बड़ा रहता है, लेकिन ज्यादातर वृद्धावस्था में उनके आकार में कुछ वृद्धि हो जाती है, कुछ शरीर फूल जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हमारा तारा बड़े अवस्था में, वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जाएगा, हाइड्रोजन की मात्रा तो कमी आया, ऊर्जा में कमी आ रहा है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में जाने पर इसके आकार में वृद्धि हो जाती है। और ये जब तारा हमारा प्रौढ़ा अवस्था में जाता है, इसके आकार में वृद्धि होने से बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको दानव का नाम दे दिया गया। कैसा नाम दे दिया गया? दानव, जायंट। जायंट माने दानव होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है सफेद से केसरिया और केसरिया से लाल हो जाता है। अब लाल होने के कारण से इसको लाल दानव भी कहते हैं, रेड जायंट। क्योंकि प्रौढ़ावस्था में जब तारा जाता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा में कमी आई है। कारण क्या? हाइड्रोजन की मात्रा में कमी होना, इससे संलग्न कम होता है, लेकिन ये बड़ा आकार हो जाने से इसको दानव नाम दे दिया गया। क्योंकि इसका रंग धीरे धीरे सफेद से केसरिया, केसरिया से अब लाल हो गया है, इसलिए इसका नाम लाल दानव यानी कि रेड जायंट नाम दे दिया गया है। यानी कि प्रौढ़ावस्था के तारे को लाल दानव यानी कि रेड जायंट कहते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अब यही रेड जायंट, लाल दानव, जब इसका आकार बड़ा हो जाएगा, आकार में वृद्धि हो जाएगी, काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो ये जो सूर्य है, हमारा तारा है या कोई भी तारा है, इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। सपोज करिए हमारे सूरज का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। आज से लगभग, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, एक अनुमान है कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष बाद हमारा सूरज है प्रौढ़ा अवस्था में जाएगा। प्रौढ़ा अवस्था में जाकर के वृद्धावस्था में पहुंच करके मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उसके पहले यानी प्रौढ़ा अवस्था में हमारे सूरज का आकार बढ़ने से पूरे आकाश में 1/3 भाग पर पूरा एक केवल सूरज ही सूरज दिखाई देगा। 1/3 भाग पर यानी कि 1/3 भाग पर आकाश में केवल सूरज दिखाई देगा। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होने से ऊर्जा की मात्रा में कमी हुई है, लेकिन ये पृथ्वी के लगभग नजदीक आ जाएगा। पृथ्वी के नजदीक आने से ऊर्जा तो कमी हुई है, लेकिन पृथ्वी के नजदीक आने से होगा क्या? पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, घटेगी? पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा में कमी जरूर हुआ, लेकिन पृथ्वी की दूरी कम हो गई है, इसलिए पृथ्वी पर ऊर्जा यानी कि गर्मी ज्यादा होगा। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के सभी ऐसा अनुमान है कि नष्ट हो जाएंगे। एक क्लियर हो गया? प्रौढ़ा अवस्था में जब हमारा सूरज जाएगा या कोई भी तारा जाएगा प्रौढ़ावस्था में, इसका आकार बड़ा हो जाएगा, जिसे हमने रेड जायंट, लाल दानव कहा है। अब यही जो तारा यानी कि जो सूरज है, स्पष्टता 2 भागों में विभाजित होता है। इसकी कई विशेषता बताई गई है। ये सूरज जो है 2 भागों में बढ़ जाता है स्पष्टता। अंदर वाले भाग को हीलियम नाम दे दिया गया है और बाहर वाले भाग को हाइड्रोजन दे दिया गया है। यानी कि बाह्य जो भाग यानी कि बाह्य छल्ला, इसको नाम दे दिया बाह्य छल्ला। बाह्य छल्ला हाइड्रोजन का बना होता है, बाह्य छल्ला हाइड्रोजन का बना होता है, जबकि ये आंतरिक छल्ला है हीलियम का बना होता है। आंतरिक भाग कहिए, आंतरिक छल्ला कहिए, आंतरिक छल्ला हाइड्रोजन का बना होता है। ये भाग जो है कुछ अंतराल अणु अवकाश है यानी कि गैप है। अब सपोज करिए स्पष्टता जब प्रौढ़ावस्था में जानो जाता है, जैसे सपोज करिए मानो जब वृद्धावस्था में जाता है, उसका केवल हड्डी बचता है, बाद में ऊपर जो है त्वचा बन जाता है। उसी तरीके से जैसे शरीर जब वृद्धावस्था में जाता है, फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, ठीक ऐसे तारा भी है। ये अंदर का समझ लीजिए ढांचा है, ये बाहर का भाग है। जैसे शरीर जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा निकल जाती है, ऐसा बताते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका जो हाइड्रोजन बाहर वाला भाग है, इसमें सूर्य जो बना, तारा जो भी बना है, उसमें बनने का मेन कारण हाइड्रोजन है। बाह्य छल्ला जो बाह्य भाग है, अब ये बाह्य भाग ये टूट जाएगा। ये जो बाह्य भाग है हाइड्रोजन का जो बना है,
ये बाह्य भाग में विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट के साथ ये टूट जाएगा, विस्फोट के बाद साथ में ये टूट जाएगा। इस भाग को टूटने को अब आपको यहाँ महाविस्फोट देना है कि कुछ दूसरा देना है। महाविस्फोट आप देखे थे ब्रह्मांड में दिया गया था, जब ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था उसे महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी कहा गया था, जिसे जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था। लेकिन यहाँ पर ये तारा है, तारा टूट रहा है, इसलिए वहां पे बिग बैंग ना दे करके यानी कि महाविस्फोट ना दे करके इसका नाम दे दिया गया सुपरनोवा विस्फोट। तारे में यानी कि तारा जो है, तारा के बाद चलने में विस्फोट हो जाता है, यानी कि अंत में जब प्रौढ़ावस्था के बाद तारा में विस्फोट हो जाता है तो इस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट नाम दे दिया गया है। अब इस सुपरनोवा विस्फोट भाग में टूट जाएगा तो अंदर वाला पार्ट बचेगा। ये तो देख लिए हाइड्रोजन जब टूट गया, हाइड्रोजन इसमें बनना बंद हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब तारे की मृत्यु हो गया। प्रौढ़ावस्था से आदि तारे से यानी प्रोटोस्टार से युवा तारा, इसका मतलब प्रौढ़ा तारा में विस्फोट हो गया। विस्फोट होने को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के बाद में अंदर वाला पार्ट बचेगा। अंदर वाले पार्ट के संदर्भ में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नाम सुने होंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस तारे के बारे में यानी सुपरनोवा विस्फोट के बारे में अपनी अलग परिभाषा दी है, अलग डिफिनेशन दिया और डिफाइन किया है, जिसे नाम अगले टॉपिक्स में आप जानेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल का सिद्धांत दे दिया है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था और ब्लैक होल का सिद्धांत यहीं से कॉन्सेप्ट पे लाए थे। जब तारे में विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कह रहे हैं, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने बताया था ब्लैक होल के। अब ये अंदर वाला जो पार्ट बचेगा, इसमें भी 3 प्रकार की स्थितियां बता रहे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अगला टॉपिक हम ला रहे हैं, तुरंत ला रहे हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है, कहां से आया, कैसे आया, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के परिभाषा के आधार पर बता रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। कहीं भी गलती हो तुरंत बताएं और गलती नहीं है शेयर 100% करें। थैंक्स। अगला वीडियो ब्लैक होल के माध्यम से।